सा तपस्यति देवेश त्वदर्थं हि दृढव्रता त्वां पतिं प्राप्तु कामा वै महातेजोवती सती। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आप लोग कल मैंने जो कार्यक्रम बनाया था राहु केतु से संबंधित, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ, पर क्या बनाया था, राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो आप लोग कहते हैं उसको काल सर्प। पर वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र हो सकती है। हाँ, पर निस्संदेह कुछ चीज़ें जब ग्रह जैसे जो नहीं है, राहु और केतु हैं नहीं, वो सिर्फ पारछाई मात्र हैं। अगर पारछाई या अंधेरे के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु का पता लगाने में निस्संदेह परेशानी होगी। तो जीवन जो है वो खोजने की प्रक्रिया है। व्यक्ति के जीवन में अगर लक्ष्य ना हो तो वो क्या ही आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो इस कारण से इसको हम कोई दोष नहीं कहें या इस दोष के नाम पर ठगे ना जाएं, है ना, ठगे ना जाएं कि चलो ये दोष है इसकी शांति कराओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। पर आज मैं उसी कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और उसको अंशों के बल पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, जो अगर आपको कोई ये कहे कि हाँ ये राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आए हैं, तो कब वो साथ रह कर के भी दोष से युक्त नहीं होते बल्कि मुक्त होते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, कार्यक्रम शेयर भी करिए। लाइव होता हूँ शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, जहां आपकी कुंडली का अध्ययन होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, और श्लोक जो मैंने पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। मैंने कल के कार्यक्रम में भी, अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, राहु को मैंने यहाँ बिठाया था और केतु को मैंने यहाँ पंचम भाव में बिठाया था। मूलतः बात क्या शुरू होती है, मैं एक ऐसे उदाहरण चक्र बना लेता हूँ। आपकी कुंडली भी अगर बन जाए तो ठीक है, मतलब जिसको हम जानते हैं या जिसको हम कहते हैं वो काल सर्प जैसी कोई बात नहीं होती, पर मैं उसको अब नहीं कहूँगा, अब उसका उच्चारण भी नहीं करूँगा। पर ये एक स्थिति है जो कुंडली में अगर घटित होती है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर राहु या केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं, इतना ही के मध्य में या फिर इतना ही के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं, तो क्या होगा और कब उसका परिहार, मैंने कल के कार्यक्रम में उसका परिहार भी बताया है। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। पर आज परिहार की चर्चा नहीं है, आज हम ग्रहों के डिग्री के आधार पर ये बात समझेंगे। तो आचार्य क्या लिखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई, जैसे राहु यहाँ बैठे तो यहाँ सूर्य बैठ गए, उदाहरण है, यहाँ बुध बैठ गए, यहाँ शुक्र बैठ गए, यहाँ चंद्रमा बैठ गए, यहाँ मंगल के साथ गुरु बैठ गए, ठीक है, और यहाँ केतु के साथ शनि बैठ गए, ठीक है। उदाहरण में आपने ऐसे ग्रहों को बिठा दिया, और थोड़ा स्पष्ट लिखना चाहिए मुझे, बड़ा जल्दी लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ मैंने शनि को बिठाया है, शनि काले हैं, काले रंग से लिख दिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि हम कब ये समझेंगे कि राहु और केतु के मध्य में होने के बावजूद भी ऐसा कोई दुर्योग हमारी कुंडली में नहीं है। तो क्या कहा कि अगर जो ग्रह केतु के साथ शनि बैठ जाएं या राहु के साथ मान लीजिए कोई ग्रह यहां बैठा है ना, और यहां शनि का अंश जो है वो 10 अंश का है और केतु जो है वो यहां 15 अंश के हैं। राहु जो, अगर केतु 15 अंश के होंगे तो राहु भी 15 अंश के होंगे, क्योंकि ये सर्वविदित है कि ये दोनों ग्रह आमने सामने बैठते हैं एक दूसरे से समसप्तक के सिद्धांत में। राहु बैठेंगे तो जहां, ये आप जानते हैं। अब क्या कहा कि कब इस तरीके का जो चक्र बन जाए कि राहु केतु के मध्य में अगर शनि यहां केतु से, जो ग्रह, और ध्यान से समझिएगा, जो ग्रह केतु के साथ बैठा अगर वो अंश बल में केतु से कम है ना, या राहु से कम है, ग्रह
राहु और केतु से कम है अंश में, मतलब ये ज्यादा आगे हैं, तब इस तरीके का दुर्योग कुंडली को प्रभावित करेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तब सारे ही ग्रह उनके अंश बल के पीछे आएंगे। मतलब सारे ग्रह 15 अंश से नीचे अगर हो गए और अगर जो साथ में बैठा ग्रह है वो केतु के साथ हो या राहु के साथ हो, जो भी हो, अगर वो राहु और केतु के अंश से अंदर में है, 15 अंश के हैं, 20 अंश के राहु हैं और सारे ग्रह 20 अंश से नीचे आ गए, बहुत ध्यान से समझिएगा, तब ये अगर दुर्योग है तो ये दुर्योग कुंडली को प्रभावित करेगा। उस दुर्योग का नाम ये नहीं कहेंगे जो आप लोग कहते हैं। और अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जो ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ रहे हैं उनमें से जो राहु और केतु के साथ बैठा है, अगर मान लीजिए शनि 15 अंश के हैं और राहु 10 अंश के हैं, तब ये दुर्योग नाकामयाब दुर्योग माना जाएगा। तब ये व्यक्ति को प्रभावित पूरे तरीके से नहीं करेगा और तब इस दुर्योग का फल जातक के पक्ष में काम करेगा, उसके विपक्ष में नहीं जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना? मतलब क्या बात मैंने कही ये आप समझ गए स्पष्टतया। अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं कि दुर्योग तभी लगे जब राहु और केतु के साथ बैठा ग्रह राहु और केतु के अंश से पीछे हो, अंश से कम हो, राहु और केतु का अंश ज्यादा हो और ग्रह की डिग्री कम हो। मतलब राहु और केतु ज्यादा होने चाहिए, तभी वो दुर्योग काम करेगा। अगर राहु और केतु से ग्रह आगे निकल रहा है, 15 का है राहु और 20 या 17 अंश के दूसरा ग्रह है, तब ये दुर्योग काम नहीं करेगा, तब ये नलीफाई कर जाएगा। अब एक सवाल और उठता है कि अगर मान लीजिए राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए और कोई एक ऐसा ग्रह है जो राहु और केतु के अंश से ऊपर है, मान लीजिए शुक्र जो है वो, राहु मैंने 15 अंश पर बिठा दिया और शुक्र जो है वो 20 अंश पे हैं और यहां अगर केतु बैठे हैं तो वो बैठे हैं कितने, 15 अंश के। तो इस स्थिति में ये शुक्र के ऊपर जो इसका डिग्री बल के कारण जो प्रभाव होगा वो इस दुर्योग का असर शुक्र पे नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझना होगा। फिर शुक्र की डिग्री ज्यादा है किससे, राहु और केतु से, इस वजह से ये दुर्योग नलीफाई कर जाएगा। या ये कह सकते हैं कि फिर ये शुक्र अपना संपूर्ण प्रभाव देंगे क्योंकि वो उसकी गिरफ्त में नहीं है, क्योंकि वो उसके ग्रह के अंश के पीछे नहीं है बल्कि आगे है। ये इसका परिहार है। मैंने कल के कार्यक्रम में आप लोगों से ये चर्चा की थी, क्या कहा था कि राहु और केतु के मध्य में अगर सारे ग्रह आ रहे हैं तो उसका परिहार ये है, वैसे तो आप जाकर के कार्यक्रम देख लीजिएगा, है ना, पर उसका परिहार क्या कहा था कि 1, 2, 3 या 4, कम से कम 1, उससे ज्यादा 2, 3, 4 ग्रह या तो अपनी राशि के हों या तो उच्च के हों, तब ये दुर्योग जिसको आप राहु और केतु के मध्य में आए हुए ग्रहों के कारण जो नाम देते हैं, तब वो दुर्योग नहीं रहेगा क्योंकि सारे ग्रह अपनी पोजीशन को अच्छा बना के चल रहे हैं। अब मैं इसको एक कुंडली पे घटित करके बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये बात और भी समझ में आ जाए। तो पहले मैं एक चक्र बना लेता हूं और वो चक्र मैं बना लेता हूं मकर राशि का, क्योंकि कभी मैं मकर राशि से उदाहरण नहीं देता। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब विचार करिए, मैंने राहु को यहां बिठा दिया और केतु को तब यहां बिठा दिया। सारे ग्रह में से, सभी ग्रहों में से यहां पे शनि को मैंने उच्च का कर दिया, यहां मंगल को बना दिया, यहां गुरु को बिठा दिया, यहां मंगल उच्च के हो, मंगल यहां हो गए, यहां मैं गुरु को बिठा देता हूं, या फिर मैं यहां पे एक और ग्रह शुक्र को बिठा देता हूं। एक ग्रह अगर उच्च का है, दूसरा ग्रह वर्ग उत्तम अपनी राशि का
तीसरा भी अपनी राशि का, तो इस हिसाब से क्या होगा, उदाहरण में है, आप गुरु को यहां दो जगह नहीं बिठा सकते, है ना, या सूर्य को ही मैं बिठा देता हूं, ठीक है। तो एक भी ग्रह अगर उच्च का हुआ, दूसरा भी ग्रह अगर स्वग्रही हो गया, तीसरा भी ग्रह अगर स्वग्रही हो गया, तो ये राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आने का दोष नहीं लगेगा। अगर इसी बात को इधर से उल्टा कर देते हैं तो यहाँ गुरु को बिठा दिया, चंद्रमा को यहाँ बिठा दिया और मेष सूर्य को यहाँ बिठा दिया, तो राहु और केतु के मध्य में अगर सारे ग्रह आ रहे हैं तो यहाँ भी एक ग्रह उच्च का, यहाँ भी एक ग्रह उच्च का, यहाँ भी एक ग्रह उच्च का हो गया, तब ये राहु और केतु का दोष नलीफाई कर जाएगा, फिर ये दोष नहीं लगेगा। तो आपने दो परिहार जान गए। क्या जाना कि कम से कम उच्च के ग्रह होने चाहिए, अगर उच्च का ग्रह है तो राहु केतु के मध्य में आने का दोष नहीं लगेगा। दूसरा क्या जाना, जो मैंने अभी इस कार्यक्रम में बताया है, ठीक है। डिग्री वाला बड़ा आसान है समझना, कोई कठिन नहीं है। ज्योतिष के आचार्य, ज्योतिष के जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको बहुत ही गुम्फित करके बताते हैं। अब इसी को मैं नीच भंग वाले कार्यक्रम में, मैंने कल परसों नीच का एक कार्यक्रम बनाया था, नीच भंग वाला कल ही बनाया था, राहु केतु वाला परसों बनाया था, तो नीच भंग के ऊपर एक और कार्यक्रम लेकर के आऊँगा जो आपको और भी ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बात और है कि एक सिद्धांत जाते जाते आप लोगों को बता दूं, याद रखिएगा, मेष लग्न की कुंडली के लिए और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए, बहुत ध्यान से समझिए, मुझे देखिए मेरी तरफ, मेष लग्न की कुंडली के लिए और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अगर शनि राहु के संग आ जाते हों, याद रखिए, अगर शनि राहु के संग आ जाते हों तो कई बार ये दूषित परिणाम करने में सबसे आगे निकल जाते हैं। अगर इस तरीके की स्थिति मिथुन या मेष राशि में बने और सारे ग्रह अगर राहु और शनि के केंद्र में, सब उनके बीच में, मध्य में आ जाएं, तब वहां पे आपको डिग्री जरूर देखनी होगी, क्योंकि शनि मेष लग्न की कुंडली के लिए पापी भाव के स्वामी होते हैं और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भी शनि पापी भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण अगर ये, अब होगा क्यों, क्योंकि एक तो शनि पहले से कड़वा, ऊपर से करेले पे चढ़ गया, नीम बात है ना। तो इस वजह से अगर ये दो लग्न की कुंडली बनी है आपकी किसी की भी घर परिवार में और राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ रहे हैं, तब डिग्री वाला सिद्धांत जरूर देखिएगा कि शनि की डिग्री कितनी है और राहु की डिग्री कितनी है। अगर शनि उस डिग्री को पार कर रहे हैं तब तो आप बच गए। अगर शनि उस डिग्री को पार नहीं कर रहे हैं, अर्थात राहु की डिग्री ज्यादा है और शनि की डिग्री कम है, तब आप की कुंडली में ये शनिदेव परम पापी परिणाम देने वाले ग्रह हो जाएंगे। अब भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि सरस्वती, लक्ष्मी और महामाया, योग माया जिसे आप कहते हैं पार्वती जी, सरस्वती मेरी अर्धांगिनी हो गई। विष्णु जी को लक्ष्मी जी ने उनका वर्ण कर लिया। अब आपके लिए देवी मैया तैयार है। क्लियर है? अब आगे की बात बताऊंगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।